नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है ध्रुव ज्योति राय और मैं एक कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर हूँ और ये मेरा फोर्थ वीडियो है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा वीडियो दोनों तरह के लोगों के लिए काम आएगा। एक, जिन लोगों को सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर मतलब फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, या वो लोग जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है और अपने सब्जेक्ट के बारे में मतलब डीप नॉलेज चाहते हैं, या हो सके मतलब कि कोई मेंटरिंग चाहता है। सो सबसे पहले मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बहुत देर हुई। सो एक्चुअली मैं अपने काम के लिए बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त ही नहीं मिलता। सो एनीवे, अभी मैंने ये जो मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक बना है, मैं काफ़ी पहले आप लोगों को बताया था कि मैं आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बीच में जो कि डिफरेंस होता है वही मैं अपलोड करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने एक ऐड ऑन किया है। मैंने आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ एक जियो टेक्निकल इंजीनियर के बारे में भी बताया है। मतलब ये तीनों किस तरह से कोलाबोरेट करते हैं, इन तीनों का काम क्या होता है, यही मैंने डिस्कस किया। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो टर्म है डिज़ाइन, इस टर्म का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी कुछ भी, चाहे वो घर हो या कोई मशीन हो, एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो डिज़ाइन का मतलब क्या है। सो यहाँ जो लिखा हुआ है, हाँ एक और बात, मैंने पिछले वीडियोस में कुछ पॉइंट से मिस किया था, जो कि मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। तो मैं आप लोग रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के साथ साथ इनके डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि अगर कोई भी आपको अगर लगता है कि कोई भी पॉइंट्स में मिसिंग है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट डू मीन बाय द टर्म डिजाइन। ये जो हम लोग बहुत सारी जगह पे डिजाइन का मतलब डिजाइन का वर्ड सुनते हैं, तो इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। सो इन सिंपल टर्म्स, डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान और अरेंजमेंट फॉर समथिंग विथ अ स्पेसिफिक पर्पस। यानी अगर आप कुछ भी बना रहे हैं, तो उसका तो कोई ना कोई पर्पस तो होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक प्लान बनाने की जरूरत है। एक प्लान चाहिए आपको, ताकि आपको समझ में आए कि उनके उनके जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स है, उनके मेजरमेंट क्या है। ठीक है, वो किस तरह से फंक्शन करेगा, यही जानने के लिए सबसे पहले आपको एक डिजाइन बनाने पड़ता है। सो इट्स अबाउट थिंकिंग हाउ समथिंग शुड लुक, फंक्शन और बी ऑर्गेनाइज्ड टू मीट सर्टेन गोल्स। जैसे कि मैंने बताया, डिजाइन इज लाइक मेकिंग अ प्लान टू क्रिएट समथिंग। इट्स थिंकिंग अबाउट हाउ थिंग्स शुड लुक और वर्क सो दे सर्व अ पर्टिकुलर पर्पस। अभी एक एग्जांपल में पढ़ के सुना था, तो आपको बहुत बहुत अच्छी तरह समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ चेयर। कुर्सी जो होता है, जहाँ पर हम लोग बैठ के काम करते हैं। सो समवन हैड टू डिजाइन इट by deciding its shape, size, materials, and how it would be put together. They consider factors like comfort, stability, and style to create a chair that serves its purpose well. That thoughtful planning and decision making is the essence of design. मतलब उम्मीद करते कि आपको समझ में आया है कि ये जो थॉटफुल जो प्रोसेस होता है सोचने का, ये किस तरह से, ये कुर्सी किस तरह से ऑपरेट करेगा, यही डिजाइन का पहला स्टेप होता है। So if you relate the design of the chair in terms of architecture and structural design, then here it comes. When it comes to the architecture of the chair, you would consider the overall design and aesthetics. मतलब वो किस तरह से दिखेगा, जो visualization. This involves factors like the shape, style and visual appeal. जैसा मैंने बताया. The concern is about the user experience, how comfortable and functional it is, and whether it fits the intended environment or purpose. Now, if it comes to the structural design of the chair, then it will be the concern about the materials to be used, the strength of those materials, the size of its components. Components मतलब जो उनका उसका जो पेयर लेग्स होते हैं, ठीक है, चेयर का जो लेग्स होते उसका साइज कैसा होगा, ताकि वो जब हम लोग उसके ऊपर बैठेंगे, तो वो कंफर्टेबली वो लोड को कैरी कर सके। ठीक है, दिस इंक्लूड्स कंसिडरेशंस ऑफ वेट बेयरिंग कैपेसिटी, stability and durability. The structural design ensures that the chair can support the weight of a person and withstand regular use without breaking or losing its form.
जैसा मैंने बताया, अगर कोई भी चेयर का लेग अगर किसी वजह टूट जाए तो वो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं है. ओके, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर द चेयर इज नॉट ओनली गुड लुकिंग बट ऑल्सो सेफ एंड स्टडी. स्टडी मतलब देयर विल बी नो शेकी मूवमेंट ऑफ द लेग, आई मीन ऑफ द चेयर. ओके, सो अभी आगे वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा जो एक घर बनाने के टाइम पे और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा आपको. So the object considered to be design can be anything: machine, furniture, dress, buildings, roads, bridges, etc. हाँ, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. सिर्फ ये फर्नीचर नहीं बल्कि कोई मशीन भी हो सकता है, कोई ड्रेस भी हो सकता है जो फैशन डिजाइनिंग करते हैं, ड्रेस डिजाइन करते हैं. ठीक है, फिर जो इंजीनियर्स हमारी तरह जो बिल्डिंग्स, रोड्स और ब्रिजेस डिजाइन करते हैं. सो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारा जो कंसल्टिंग टीम है वो सिर्फ बिल्डिंग के तरफ काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आने वाली जो भी वीडियोस है सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर ही फोकस करूंगा. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू हमारा नेक्स्ट स्लाइड. अभी अभी देखो, अगर आपका कोई घर बनेगा तो आप तो जरूर कोई ना कोई कंसल्टेंट्स को हायर करेंगे. सो वो कंसल्टेंट्स कौन हो सकता है? हु आर इन्वॉल्व इन द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग बिफोर द कंस्ट्रक्शन. देखो, मैं अभी डिजाइन के बारे में बता रहा हूँ, इसीलिए कंस्ट्रक्शन की टाइम पे भी साइट इंजीनियर होती है, लेकिन मैं अभी उन लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा. अभी मैं डिजाइन के बारे में डिस्कस करूंगा. सो द कंसल्टेंट्स हु आर इन्वॉल्व द डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स आर आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जियोटेक्निकल इंजीनियर, एमईपी कंसल्टेंट्स. एमईपी का मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग. जी बिल्कुल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में काम करते हैं, लेकिन ये लोग कोई छोटा मोटा मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं जहाँ पर बहुत सारे हैजार्डस बिल्डिंग होते हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज की तरह जो बिल्डिंग होते हैं, उन सब बिल्डिंग में इन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. फिर आते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर. जैसे मैंने बताया, हैजार्डस बिल्डिंग, कोई रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव कोई फैक्ट्री की तरह अगर कोई बिल्डिंग हैजार्डस जहाँ पर एनवायरमेंट के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं, वहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियर इंजीनियर को भी जरूरत होता है. ठीक है, so as per the project size increases, requirement of consultant also increases. This is the most important line. जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता जाएगा आपका कंसल्टेंट का रिकमेंडेशन भी बढ़ता जाता है. ओके, सो आप चाहे तो इस नोट को भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा. उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं हो, फिर भी आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके पढ़ लीजिए. और a building is a structure with walls and roofs. जैसे I hope you can understand, you know already what the actual meaning of building is. So, who is an architect and how do they play an important role in the design of buildings? अभी जो मैंने बताया आर्किटेक्ट, देखो ये जो आर्किटेक्ट होते हैं सबसे पहले, मैं अभी कोई छोटा मोटा कोई मतलब विलेज हाउस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. कोई बड़ा सा इमेजिन करो कि आप एक कोई बड़ा सा जमीन का ओनर है और आपको 10 स्टोरी का बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना है. तो वहां पर क्या होता है, वहां पर तो रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगा. Definitely, it is always recommended to hire an architect in that kind of project. So, who is an architect? An architect is a person who is concerned about the aesthetics and functionality of a building. अभी देखो, फंक्शनलिटी के बारे में मैं मैंने अभी नहीं बताया. ये जो फंक्शनलिटी होता है इज ऑल अबाउट द कंफर्ट. मतलब ये जो जो बिल्डिंग आपका बनेगा, ये बिल्डिंग जो आपको राइट पर्पस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, इसको हम लोग फंक्शनलिटी बोलते हैं इन वन टर्म. ओके, so aesthetics about how things look and feel. It's like the style and beauty of a building or any design. Example, imagine a house with colorful flowers in the garden, big windows that let in lots of sunlight and nice symmetrical shape. देखो, ये जो एस्थेटिक्स होता है ये बहुत मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके घर के लिए. ये आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंडीशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. इसीलिए इसीलिए आप लोग देखेंगे एवरी मदर जो होते हैं या कोई हाउसवाइफ हमेशा आपका आपका जो घर वेल डेकोरेटेड रखते हैं. क्यों रखते हैं? ताकि आपका जो साइकोलॉजी और जो आपका लाइफस्टाइल एकदम मतलब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सके. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स मेक द हाउस लुक गुड एंड क्रिएट अ प्लीजेंट एटमोस्फेयर. दैट्स एस्थेटिक्स. जैसे मैंने बताया, functionality is about how well things work and how useful they are. It's like making sure a building or space does what it is supposed to do. Example, think of a kitchen with all the right tools and appliances arranged in a way that makes cooking easy.
if you can easily find things, move around and cook without any problem, that's functionality. It's about making sure everything works well and serves its purpose. Architects are responsible for the preparation of architecture design by studying various factors like plot conditions, size and shape and location, climatic conditions, priority of the owners, etc. Priority means जो ओनर को जो चाहिए, ओनर को किस तरह का इन्वायरमेंट पसंद है, क्या ओनर कोई एक्सट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है या इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक आर्किटेक्ट को उनका उनका कैरेक्टर के बारे में भी जानना पड़ता है, ताकि वह उनके उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अपना अपना जो हाउस होता है वो प्लान कर सके। ठीक है। सो एन आर्किटेक्चर ड्राइंग यूजुअली कंसिस्ट ऑफ साइट प्लान यानी जो साइट का लोकेशन शो करते हैं, फ्लोर प्लान शोइंग ईच रूम साइज एंड द लोकेशंस एट ईच फ्लोर, फ्रंट एलिवेशन यानी जो सामने वाला जो लुक होता है उसको हम लोग फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स, विथ फ्लोर टू फ्लोर हाइट। सेक्शन 3D मॉडल, सेक्शन क्या है ये मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा। 3D मॉडल एंड रेंडरिंग, फर्नीचर प्लान एंड वर्क थ्रू। सो ये जो सारी चीज़ें चीज़ें मैंने अभी बताया, ये सब कुछ एक आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर आता है। ठीक है। और हाँ, एक शेड्यूल भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो साइज ऑफ ईच डोर्स एंड विंडोज लिखा रहता है। हाँ, एक और बात, सबमिशन ड्राइंग। देखो, जब कोई आर्किटेक्ट या कोई भी इंजीनियर जब ड्राइंग बनाता है, ये ड्राइंग का दोनों स्टेज होता है। एक होता है सबमिशन ड्राइंग यानी जो अथॉरिटी का परमिशन ड्राइंग। अगर आप कोई म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत एरिया में या फिर जिला परिषद यानी आपका ड्राइंग जो अगर जिला परिषद का अंडर आता है तो उसको सबसे पहले उस अथॉरिटी के पास एक ड्राइंग जाता है परमिशन के लिए। जब तक यह सबमिशन ड्राइंग आपका अप्रूवल नहीं होगा, आपको परमिशन नहीं मिलेगा और आप अपना घर भी नहीं बना सकते। अगर आपका सबमिशन ड्राइंग अप्रूव हो गया तभी वो आर्किटेक्ट उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो वर्किंग ड्राइंग होता है। सो अभी मैं सबमिशन ड्राइंग के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि देखो, हर एक स्टेट का हर एक एरिया का रूल्स बहुत अलग होता है। ठीक है। तो सबमिशन ड्राइंग भी उनका जो फॉर्मेट होता है वो वेरी करता है। इसलिए इस वीडियो में मैं सबमिशन ड्राइंग के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि हमारा स्टेट का जो सबमिशन ड्राइंग का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। ओके। सो एन आर्किटेक्चर ड्राइंग, जैसे कि मैंने बताया, एन आर्किटेक्चर ड्राइंग इज द मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स। आगे जो ड्राइंग बनता है जैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग या जो एमईपी ड्राइंग होता है, वो सब कुछ इन सब आर्किटेक्चर ड्राइंग के ऊपर बेसिस ही बनते हैं। सो एन आर्किटेक्ट इज द लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट। इन कोई भी जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट होता है, ये आर्किटेक्ट मतलब ये जो आर्किटेक्ट होता है ये लीडर होता है प्रोजेक्ट का। ओके। एन आर्किटेक्चर सर्विस इज परफेक्ट ओनली व्हेन इट कुड सेटिस्फाई द यूजर्स कंफर्ट इनसाइड द बिल्डिंग। The user feels comfortable only when factors could satisfy the aesthetics and functionality through which the energies of the universe, light, sound, heat, wind, as well as space, are well balanced inside the building. जैसे मैंने पहले बताया, ये जो एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स होता है जैसे लाइट, साउंड, हीट एंड विंड। एक्चुअली देखो, आपका जो प्लॉट लोग एक आर्किटेक्ट क्या करता है, आपका जो प्लॉट लोकेशन, प्लॉट कंडीशन, फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन, ये क्यों स्टडी करते हैं? ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट मिल सके। ओके। आपका प्लान ऐसा बना कि आपको डे टाइम पे भी लाइट जलाना पड़ रहा है, या फिर जो आपका जो साउंड होता है प्रॉपर, अगर आपको जहाँ पर प्राइवेसी की ज़रूरत है, मानिए आपके घर में कोई किड स्टडी कर रहा है, जो स्टडी रूम में उसका अगर ठीक तरह से जो साउंड एक्रोस्टिक्स आर्किटेक्ट कंसिडर नहीं किया तो क्या होगा? उनको डिस्टर्बेंस फील होगा, राइट। या फिर एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि बेडरूम में आप तो जरूर चाहेंगे कि आपके बेडरूम में एक अच्छा सा प्राइवेसी हो, आपके बेडरूम में क्या क्या कन्वर्सेशन चल रहा है वो किसी को ना पता चले। लेकिन एक कोई हस्बैंड वाइफ अगर कुछ भी बात करे, कोई सीक्रेट कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर के बारे में बात करे, तो बाहर जो लिविंग रूम में गेस्ट बैठा है उनको सुनाई दे, तो इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट अ प्रॉपर प्लानिंग बेस्ड ऑन द साउंड। सेम गोज फॉर हीट एंड विंड यानी वेंटिलेशन। सेम गोज फॉर हीट एंड वेंटिलेशन। ओके। एज वेल एज द स्पेस, जो सर्कुलेशन के लिए जो स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसको भी कंसिडर करना पड़ता है। ओके। ये सब कुछ अगर वेल बैलेंस्ड है तब तभी ये प्रॉपर मतलब प्रॉपर फंक्शनल घर बनेगा। ओके। सो एन आर्किटेक्ट मस्ट हैव द प्रॉपर विजुअलाइजेशन पावर so that
they could declare the minimum space requirement in a room based on the user's activities. एक आर्किटेक्ट जब घर बनाते हैं तो उनको, जैसे मैंने बताया, उनका पर्सनालिटी, उनका साइकोलॉजी, उसके साथ साथ उनका डेली लाइफस्टाइल के बारे में जानना पड़ेगा, उनके फैमिली में कितना मेंबर्स रहेगा इसके बारे में। यह भी एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पैरामीटर है स्टडी करने के लिए, ठीक है। So they should also ensure that the wall sizes could balance with the available space for circulation inside the rooms, along with balancing the aesthetics of the house. हाँ, जो एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर जैसे बताए वॉल साइज, यानी अगर मैक्सिमम, अगर कोई मतलब 9 इंच या फिर 10 इंची का जो आउटर बाउंड्री होता है एक घर का, एक होम प्लान में मैं आपको दिखाऊंगा प्लान, उस आउटर बाउंड्री और इनर इनर बाउंड्री का वॉल भी एक बहुत मतलब ठीक ठाक मेजरमेंट लेना पड़ता है, ताकि वो रूम स्पेस के साथ मतलब अच्छा बैलेंस बन सके, ओके। हाँ, एक और बात, दे शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द एनबीसी, एनबीसी मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड, एज वेल एज द लोकल अथॉरिटी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्किटेक्चर प्लान कैसा होता है। जैसे दिस इज कॉल्ड फ्लोर प्लान। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक 10 फीट का वाइड रोड है, फिर ये जो एंट्रेंस में जाके एक बरामदा, फिर उसके बाद किचन। दिस इज अ डमी प्रोजेक्ट, नॉट अ रियल प्रोजेक्ट, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये जो ड्राइंग रूम, उसके बाद 2 बेडरूम और किचन। फिर एक और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि दिस इज अनदर फ्लोर प्लान, जहाँ पर ये गैरेज है, ये जो एंट्रेंस है, आर्किटेक्ट को सही से मतलब दिखाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर डोर है। ये जो डोर, विंडोज अभी नहीं दिखाया, एक और प्लान है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया, जैसे कि ये वाला प्लान में आपको मैंने विंडोज दिखाया, ओके। दिस इज विंडोज नॉट हाईलाइटेड, ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज अनदर प्लान, फ्लोर प्लान, और दिस इज कॉल्ड फ्रंट एलिवेशन, यानी ये जो फ्लोर प्लान है, दिस इज द टॉप व्यू, ओके। आप ऊपर से देख रहे हैं घर को, जो फ्लोर का जो प्लान होता है ऊपर से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका मतलब कौन सा रूम है, उनका जो साइजेस में, उनका जो डायमेंशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड फ्रंट एलिवेशन, यानी जो आपका घर सामने से कैसा दिखेगा, ओके। सी ये फ्लोर प्लान के साथ इनका कोई रिलेशन, दिस इज ऑल डिफरेंट प्रोजेक्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ओके। सो दिस इज फ्रंट एलिवेशन। फिर दिस इज कॉल्ड 3D मॉडल, यानी ये जो 3D मॉडल होता है, जैसे अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो बच्चे बचपन में आप जो गेम खेलते हैं सुपर मारियो, दिस इज कॉल्ड टू, दैट वाज अ 2D गेम, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये सब 2D व्यू है। एंड दिस इज, इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर गेम नेम प्रोजेक्ट IGI, दैट वाज अ 3D गेम, ओके। यानी ये जो 3D व्यू आपको दिख रहा है। So this is another one, another house, just a house model. This is another, this is called इंटीरियर मॉडल, यानी जो इंटीरियर डिजाइन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस इज इंटीरियर, यानी घर के अंदर, और ये और भी एक अच्छी तरह से मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया था, दिस इज रियल प्रोजेक्ट, ओके। सो ये सब कुछ, और भी मैं देखो, मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको रियल प्रोजेक्ट में काम काम भी दिखाऊंगा। दिस इज, मैं आपको बस यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। सो आई होप आर्किटेक्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अभी आते हैं नेक्स्ट जो है, जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सो स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन है? जैसे मैंने बताया कि एक आर्किटेक्ट एस्थेटिक्स में काम करता है, तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसी बिल्डिंग का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। यानी इसको रीडिंग पर पढ़ने से समझ में आएगा। A structural engineer is a person who is concerned about the strength, safety and stability of a building structure. A structural engineer is like a building doctor. Okay, they figure out how to make buildings and structures strong and safe. It's their job to understand materials like steel and concrete and decide where to put them so that buildings don't fall down. They work with architects to make sure the structures can handle things like people walking, wind blowing, and even earthquakes. They are the ones who ensure that buildings stay standing and safe for everyone. A structural drawing usually consists of structural framing plan, yani beam and column layout, foundation plan, retaining and shear wall layout, reinforcement details of various elements like columns, beams, columns का मतलब ये जो पिलर होते हैं, columns, beams, foundations and staircase, material specifications. Vertical and horizontal sections
through the building as well as elevations provide a three-dimensional understanding of the structural components and their relationships. A separate document or section may include the detailed calculations for loads on the structure including dead loads, live loads, snow loads, wind loads. हाँ, आगे स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा इनका इनका मतलब क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको रीडिंग पढ़ के आपको सुनाता हूँ। नोट, हाँ, जब भी मतलब जैसे कि आर्किटेक्ट की तरह स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक बात में कहता हूँ, कोई भी कंसल्टेंट हमेशा ओनर के सामने बैठ के एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ठीक है। मतलब एक ओनर के साथ कोलाबोरेट करके ही काम करना पड़ता है। इन द सेम वे या स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी ओनर के साथ कोलाबोरेट करके उनको एक्सप्लेन करेगा कि उनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस लिए हैं ताकि ओनर को भी समझ में आए। सो अभी जो मैंने बताया, इन मेनी केसेस स्ट्रक्चरल मॉडल, जब जो देखो आर्किटेक्चर में भी 3D मॉडल होता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग में भी 3D मॉडल होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसा 3D मॉडल, स्ट्रक्चर का 3D मॉडल क्या में क्या क्या आता है। So structural drawings are prepared based on the architecture drawing where the rooms and wall positions are shown. देखो, जब कोई आर्किटेक्ट प्लान बनाता है, ठीक है, तो आर्किटेक्ट सिर्फ रूम, डोर्स, विंडोज का पोजीशन डिसाइड करता है, उनका साइज डिसाइड करता है, लेकिन आर्किटेक्ट का पिलर का साइज डिसाइड नहीं कर पाता। एक आर्किटेक्ट हमेशा एस्थेटिक और फंक्शनलिटी के बेसिस में काम करते हैं। अगर आर्किटेक्ट कोई भी प्लान में पिलर का पोजीशन डिसाइड करते तो वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन डिसाइड करते, फाइनलाइज नहीं कर पाते। उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि पिलर का साइज कितना होगा, मतलब जो वेट होता है पिलर का, ठीक है। वो इसीलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर को, यानी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाता है कंसल्टेशन के लिए। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके, एक एनालिसिस करके उनका फाइनल साइज और फाइनल पोजीशन डिक्लेयर करते हैं। सो वही मैंने लिखा है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आर बेस्ड, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड based on the architecture drawing where the room and wall positions are shown. A perfect structural design should not interrupt with the architectural elements. For example, a column, यानी जो pillar, should not be placed at the middle of a door frame, as it would both block the movement as well as destroy the aesthetic. Obviously, देखो, अगर आपका घर बन रहा है तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आपका दरवाजे या खिड़की के बीच में कोई पिलर आ जाए, डेफिनेटली। तब तो प्रैक्टिकली मतलब आप तो घर में मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। So structural engineers should have the sound knowledge regarding the various IS code provisions related with structural load consideration as well as local authority norms. अब देखो, बहुत सारे ऑथोरिटी, जैसे मैंने आर्किटेक्चर केस में बताया, स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऑथोरिटी में अपना अपना नॉर्म्स होता है। हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में भी बहुत मतलब लोकल नॉर्म्स है जो हमको फॉलो करके ड्राइंग बनाना पड़ता है, ठीक है। So they need to properly analyze the structural behavior against various loads like डेड लोड, लाइव लोड। डेड लोड यानी जो डेड लोड होता है, जो स्ट्रक्चर का खुद का जो लोड वेट है उनका, जो परमानेंटली स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइव लोड, यानी जो पीपल, जो आप लोग अगर घर में मूव कर रहे हैं तो उसका जो लोड है, आपका खुद का भी तो एक लोड है ना, वो भी स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब अप्लाई होता है। फिर आपका जो फर्नीचर, यानी लाइव लोड का मतलब जो जो जिंदा लोड है, यानी जो मूव कर रहा है। और डेड लोड का मतलब जो दैट इज समथिंग इज डेड, मतलब इनबिल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डेड लोड, ठीक है। और लाइव लोड को बोलते हैं जो इम्पोज्ड होता है बाद में, स्ट्रक्चर का बनने के बाद जो इम्पोज, उसको कहते हैं हम लोग लाइव लोड। फिर आता है विंड लोड, WL यानी विंड लोड। फिर आता है अर्थक्वेक लोड। ओके, देखो मैं अभी लोड बोल रहा, फोर्स नहीं बोल रहा, दोनों एक ही है। इंजीनियरिंग के पर्पज के हिसाब से अगर बात करो तो लोड एंड फोर्स बोथ आर सेम क्वांटिटी। ओके, I will discuss it also in a separate video. So let's continue. So ये जो various load है, they study various loads like dead load, wind load, earthquake load, etc. before they could do the design with providing the proper required sizes of slabs, beams, columns and foundations. हाँ, ये जो लोड होता है ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को स्टडी करना पड़ता है ताकि वो इन सब कंपोनेंट्स का जो साइजेस होता है इनको फाइनलाइज कर सके, ताकि ये स्ट्रक्चर है इसका, अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ स्टील, यानी जो देखो ये स्टील रेनफोर्समेंट जो होता है, सिर्फ ये मैं अभी जो बता रहा हूँ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर एक स्टील रेनफोर्समेंट की जरूरत होती है। सो ये सब कुछ मतलब डिसाइड करके स्ट्रक्चर
which could make the building structure capable enough to safely carry out the loads. ठीक है, सो ये जो लोड को, इसीलिए हम लोगों को लोड कैलकुलेशन करना, मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को लोड कैलकुलेशन करना पड़ता है. यस, आई एम अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, यू आर राइट. एक्चुअली आई डू बोथ आर्किटेक्चर. अभी मैं बताऊंगा, सिविल इंजीनियर भी छोटा प्रोजेक्ट में आर्किटेक्चर प्लानिंग कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में आई वर्क एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर. ठीक है, so a proper collaboration with the concerned architect is very much essential so that both of them along with the owner of the building also get satisfaction. जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को आर्किटेक्ट के साथ और ओनर के साथ, दोनों के साथ कोलाबोरेट करके काम करना पड़ता है. क्योंकि देखो, देयर आर मेनी केसेस वेयर सजेशंस मेड बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर माइट मिसमैच विद द आर्किटेक्ट सजेशन. कभी कभी ऐसा होता है, यानी मुझे अगर, जैसे मैंने बताया मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, मुझे भी आर्किटेक्ट के साथ बहुत बहुत बार मिसमैचिंग हुई है. सो अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन देम इज इंपॉर्टेंट. एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होता है, जैसे मैंने बताया पिलर, अगर पिलर का पोजीशन डिसाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है. सो जैसे मैंने बताया, देयर विल बी मेनी केसेस वेयर द स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस विल इंटरफेयर विद द आर्किटेक्ट्स डिसीजन विदाउट एनी अदर अल्टरनेट ऑप्शन. सो इन दोस केसेस द आर्किटेक्ट विल, देखो एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, वही वही मैं बता रहा हूँ. आर्किटेक्ट्स यूजुअली, जैसे आपका कोई बेडरूम है, बेडरूम के डायरेक्ट बेड के ऊपर कोई आर्किटेक्ट अलाउ नहीं करेगा उसको वहां पर बीम प्लेसिंग करने में. क्योंकि देखो, बेड के ऊपर डायरेक्टली यूजुअली जो सीलिंग फैन होता है, वो तो डायरेक्टली आपके बेड के ऊपर ही प्लेस होगा. तो अगर इफ समवन अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर लाइक मी प्लेस अ बीम ओवर दैट, तो क्या होगा, वो फैन का मूवमेंट के साथ इंटरप्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ उसका उसका जो आर्किटेक्चर व्यू को भी खराब कर देगा. सो अगर कोई प्लान में ऐसा आता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां पर बीम प्लेस करना ही होगा, सो इन दैट केस आर्किटेक्ट को बताना पड़ेगा कि आप आर्किटेक्चर प्लान में कुछ चेंजेस कीजिए. फिर अगर कोई चेंजेस नहीं होता, वहां पर घूम फिर के वहां पर ही, मतलब वही ऐसा ही कंडीशन बार बार घूम के आ जाता है, सो इन दैट केस क्या होगा, तब वो ओनर को एक एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कोई भी डिमांड को सेक्रीफाइस करो. सो इन दैट केस वो ओनर को वो आर्किटेक्चर को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. क्योंकि देखो, अगर अगर आपका घर सेफ नहीं है, अगर आपका घर कोई रिस्क में कोलाप्स होने का, तो उसको अच्छा दिखने से क्या फायदा, राइट? सो इन दैट केस you have to prefer for the safer side of your structure, building structure. Okay, so come to the next slide. हाँ, अभी जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो काम का जो फेनोमेना आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेम है. अभी देखो, ये आजकल के आजकल का दिन में कोई बियरिंग स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, हर एक घर में, हर एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में एक जो फ्लोर होता है, जो फ्लोर स्लैब, जैसे मतलब फ्लोर को हम लोग स्लैब बोलते हैं, फ्लोर के नीचे आता है ऐसे ऐसा एक बीम. ये जो देख रहे हैं आप, ये बीम आता है. फिर आता है ये जो पिलर, जिसको मैंने कॉलम बताया, ये पिलर. उसके नीचे में आता है ये फाउंडेशन, जो अंडरग्राउंड होता है, यानी जो एकदम सॉइल के अंडर अंडर में होता है. सो एक्चुअली क्या होता है, आप यहाँ पर मूव करते हो, तो ये आपका जो लोड वो फ्लोर के ऊपर पड़ता है, फिर फ्लोर से जाता है इस बीम में. ठीक है, फिर ये बीम ट्रांसफर करता है पिलर को, फिर पिलर पिलर से जाता है फाउंडेशन में. मतलब एक नहीं, चार, ये अगर ये फ्लोर चारों साइड से, मतलब चारों चारों तरफ से बीम से सपोर्टेड है, और चारों तरफ मतलब पिलर होता है, तो ये चारों साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, इसका डिटेल्स और भी आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा. अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड को आपको दिखाता हूँ. हाँ, दिस इज, एज आई सेड, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान. ये स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान क्या होता है, जहाँ पर आपको जहाँ पर आपको ये जो बीम, फिर जो पिलर का पोजीशन, ये सारे के सारे पिलर्स है. ठीक है, इसको हाईलाइट करके दिखाया है मैंने. फिर ये जो बीम होता है, ये बीम का पोजीशन, जो लेआउट यहाँ पर दिखा रहा है, ये सब, ये पूरा होता है स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान. और यहाँ पर ग्रिड से मैंने मार्क कर दिया है हर एक पिलर का, मतलब हर एक पोजीशन का नाम दिया है.
दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान। ये जो होता है, ये सब कुछ पिलर पिलर का पोजीशन है, पिलर का नाम है। जैसे पिलर यानी कॉलम, कॉलम का जो फर्स्ट लेटर सी होता है, सी, और फिर नंबरिंग करके मैंने दिया है। फिर जो यहाँ पर बीम, बीम का नाम है, बी लेटर से सिग्निफाई किया है, ये जो हर एक बीम है। ओके, यस, दिस इज अनदर फ्रेमिंग प्लान। ये मैं एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर में मैंने बनाया है, इसलिए थोड़ा आपको थोड़ा अलग दिख रहा है। ये जो जॉइंट में पिलर है और यहाँ पर बीम है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन। अभी फाउंड जैसे मैंने बताया, जो जो ग्राउंड की जो, मतलब देखो, आपका जो लोड, बिल्डिंग का जो लोड होता है वो तो फ्लोर से जाता है बीम पर, बीम से जाता है कॉलम पर, पिलर पर, उससे उसके बाद वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है फाउंडेशन में, जो कि आपका जो सॉइल के अंडर में होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन लेआउट, यानी फाउंडेशन प्लान। ये टॉप व्यू है फाउंडेशन। देखो, फाउंडेशन में डिफरेंट टाइप का होता है, मैं इसके बारे में आपको पता चलेगा मैं जब इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा फाउंडेशन के ऊपर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फ्रेम, यानी स्ट्रक्चरल मॉडल, 3D मॉडल। अभी देखो, एक हाई राइज बिल्डिंग में जैसे कि ये बीम है, और ये जो वर्टिकल पोर्शन पिलर है, एकदम जो ऊपर वाला जो फ्लोर हाई, मतलब जो हाईएस्ट फ्लोर होता है वहां से डायरेक्ट ट्रांसफर होके नीचे आता है। और अभी मैंने सही से इस फ्लोर को मैंने यहाँ पर ड्राइंग नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये फ्लोर स्लैब यहाँ पर बनता है। फ्लोर से डायरेक्ट जाता है बीम पर, बीम से डायरेक्ट पिलर पर, पिलर से डायरेक्ट अंडरनेथ सॉइल, यानी फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है। दिस इज अनदर मॉडल। यहाँ पर जो देख रहे हो, फ्लोर से फ्लोर, ये जो फ्लोर है, फ्लोर से जाता है बीम पर, फिर बीम से ट्रांसफर होता है पिलर, उसके बाद फाउंडेशन, फिर उसके जाते हैं अंडरनीथ सॉइल। ओके, तो आइए अब चलते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियर की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियर? द वर्ड जियो comes from the word geology, which about earth and its feature, and the word technical is about the engineering stuff which relates with the engineering behavior of the earth materials, typically soil and rocks। अभी देखो, अभी आप लोग जरूर पूछेंगे कि अर्थ के बारे में, तो इंजीनियर हूं मैं, अर्थ के बारे में क्यों बता रहा हूँ, जियोलॉजी के बारे में क्यों पढ़ाई अभी मतलब डिस्कस कर रहा हूँ? तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये अर्थ, जो अर्थ मटेरियल भी हम लोग, मतलब आपके कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्योंकि देखो, आपका जो घर होता है, जो बिल्डिंग, आपका बिल्डिंग अल्टीमेटली कहाँ पर रेस्ट करेगा? सॉइल के ऊपर ही तो रेस्ट करेगा। तो अगर अगर सॉइल का कोई अच्छा सा स्ट्रेंथ नहीं है, लोड कैरिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या होगा? आपका बिल्डिंग तो एकदम कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए सॉइल का डिफरेंट पैरामीटर्स भी स्टडी करना पड़ता है। और इसके लिए भी अलग सा स्पेशलिस्ट होता है, जिनको हम बोलते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियर। जस्ट लाइक आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जियो टेक्निकल इंजीनियर इज ऑल्सो अ वेरी, मतलब जियो टेक्निकल काम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So, in simple terms, geotechnical is all about the technical knowledge and skills related to the earth. Geotechnical engineer is someone who studies and understands the earth, things like soil and rocks. जैसे मैंने बताया, they use this knowledge to help design and build things like buildings, bridges, and other structures, making sure they are safe and stable on the earth's surface. हाँ, जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग, अगर आपका जो घर का नीचे जो सॉइल होता है, अगर वो सॉइल मटेरियल स्टेबल हो, तभी आपका बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग स्टेबल रहेगा, ठीक है। सो द मेन पर्पस ऑफ अ जियोटेक्निकल इंजीनियर इज टू स्टडी एंड एनालाइज the earth to provide the critical information for the design and construction of structures, as I said before. Geotechnical engineers do various investigations to gather data on soil conditions, groundwater level, and other geological features. This involves collecting the soil sample, determining its bearing capacity, which further helps them to confirm which type of foundation will be suitable for the structure to be constructed over them. जैसे मैंने बताया कि फाउंडेशन, देखो फाउंडेशन का जो आपको मैंने फाउंडेशन का लेआउट दिखाया, ये जो फाउंडेशन का लेआउट है, ये फाउंडेशन बहुत तरह के होते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग सिंपल एंड कॉम्बाइंड फुटिंग बोलते हैं। ये जो है, ये होता है सिंपल फुटिंग, एंड दिस ऑल आर कॉम्बाइंड फुटिंग। ओके, तो और भी बहुत सारे फाउंडेशंस आपको दिखाऊंगा अपने रियल प्रोजेक्ट में, जहाँ पर मैं काम करता हूँ,
वहाँ पर पाइल फाउंडेशन का वीडियोस आपको देखने को मिलेगा, फिर और भी रैफ्ट फाउंडेशन भी दिखाऊंगा। ओके, सो नाउ ये जो, सॉरी, दिस वन, अभी ये देखो, अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, इट इज लाइक इफ एन आर्किटेक्ट इज डिसाइडिंग द पोजिशंस ऑफ फिंगर्स, नेल्स, आईज, माउथ, नोज एक्सेट्रा इन अ ह्यूमन फिगर। मतलब मैं इसको एक ह्यूमन फिगर के साथ कंपेयर करूँ ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, then the structural engineer will finalize the positions and sizes of bones and muscles in that human figure। जैसे मैंने जैसे मैंने बताया कि अगर कोई आर्किटेक्ट, आप कोई भी मतलब बॉडी में अगर उनका आंखें, फिर फिंगर्स, फिर आईज, आई एम सॉरी, माउथ, नोज का पोजीशन डिसाइड करे, तो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उनका क्या, उनका जो अंदर का स्केलेटन को डिसाइड करेगा। ठीक है, जो स्केलेटन का जो ईच एंड एवरी पोर्शन जो पार्ट्स होता है, उनका साइज कैसा होगा, उनका पोजीशन क्या होगा, यही स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है। द सेम गोज फॉर बिल्डिंग। सो आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। सो अभी अभी देखो, हर एक कंसल्टेंट खुद, जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को आर्किटेक्ट के साथ कोलाबोरेट करना पड़ता है। इन द सेम वे जियो टेक्निकल इंजीनियर्स also need to collaborate. So how do architects, structural engineers and geotechnical engineers collaborate among each other? अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आप इस पैसेज को थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई इस वीडियो में कोई भी पार्ट अगर आपको डाउट है तो you have the right to ask me question so that I could understand and improve my video content। ठीक है, सो अभी मैं इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा इसको रीडिंग पढ़ लीजिए। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। सो अभी जो लास्ट वाला पार्ट देखो, मैं अभी अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। स्पेशली जो लोग गांव में बिलोंग करते हैं, मानो अगर कोई पंचायत एरिया में आपका छोटा सा घर बन रहा है, स्मॉल हाउस, यानी अगर वो G+1 या सिर्फ सिंपल जी, तो आप लोग क्या करते हैं, आप कोई भी कंसल्टेंट के पास आप नहीं जाते यूजुअली। आप सिर्फ एक ही काम करवाते हो, वो प्लान अप्रूवल के लिए आप उनके पास जाते हो। सो एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर आई विल ऑलवेज रिकमेंड, डोंट डू दिस मिस्टेक। क्योंकि आप लोग बहुत कुछ फैक्टर्स को नेगलेक्ट कर लेते हैं। हो सकता है आपका घर एकदम स्टेबल रहे, लेकिन दिस इज रिस्की डिसीजन विच यू ऑलवेज टेक। स्पेशली जो आपका जो घर का घर के नीचे जो सॉइल होता है, जो सॉइल स्टडी तो आप लोग करवाते नहीं है। एंड द सॉइल इज लाइक अ बेबी। ओके, एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह होता है। अगर आप लोग सॉइल स्टडी नहीं करवाते तो पता नहीं, आपका आज तो आपका घर टिक रहा है, लेकिन 10 साल बाद आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी अर्थक्वेक नजर आए तो आपके बिल्डिंग में क्रैक जनरेट हो सकता है आपके घर में। क्योंकि देखो, सॉइल में तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं अंदर अंदर से, जो उनके प्रॉपर्टीज, उनके उनका नेचर को बदलते रहते हैं। तो इसमें सॉइल सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी वीक बनते जाता है। इसीलिए इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि कोई भी, यू ऑलवेज हायर अ कंसल्टेंट, आप हमेशा एक एक्सपर्ट को हायर कीजिए। क्योंकि अगर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है एक सिंपल एग्जांपल से, अगर आपको कोई जुकाम आ, कोल्ड एंड कफ, तो आपके पास दोनों ऑप्शन होता है। आइंदा आप किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाइए और एक उनको थोड़ा कंसल्टिंग फीस देके उनसे कोई मेडिकल दवाई का प्रिस्क्रिप्शन मांगिए। या फिर आपका देखो, कोल्ड एंड कफ तो कोई रिस्की बीमारी नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, खुद से मतलब ट्रायल करते हैं घर में, होम होम रेमेडीज ट्रायल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क जरूर आपको आपके पास रहता ही है। आपके पास तो कोई गारंटी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जरूर है, लेकिन फिर भी ये तो रिस्की हो ना। आप कोई एक्सपर्ट को हायर नहीं कर रहे। सो इन द सेम वे, जब आपका घर बन रहा है, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू हायर अ कंसल्टेंट फॉर योर हाउस कंस्ट्रक्शन। आपको लगता है कि आपको आपको लॉस हो सकता है क्योंकि हम लोग अपना कंसल्टिंग फीस लेता है, बट इन रियलिटी यू विल हैव मोर प्रॉफिट इन योर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है वो हम लोग सेफ्टी के, 100% सेफ्टी तो इंश्योर करते हैं, उसके साथ
आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। जो जो लेबर मिस्त्री होते हैं वो आप लोगों को बहुत उकसाने की कोशिश करते हैं कि कोई इंजीनियर को अपॉइंट मत करो, वो आपका लॉस होगा, नहीं, लेकिन नहीं, लॉस आपका नहीं होता, लॉस एक्चुअली उन लोगों का ही होता है, लेबर मिस्त्री का ही होता है। इसीलिए वो लोग आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि आप इंजीनियर को अपॉइंट मत करो। देखो, मैं ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही काम करवाओ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई एम द ओनली इंजीनियर। और भी हमारे देश में और भी बहुत सारे इंजीनियर्स है, ठीक है। मैं ये भी मानूंगा कि मुझसे ही बहुत अच्छा वेल ट्रेंड, अच्छा एक्सपीरियंस सीनियर्स इंजीनियर्स भी है। आप किसी से भी करो, लेकिन वो एक अच्छा क्वालिफाइड इंजीनियर और आर्किटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। सो दैट्स इट। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हो सकता है मुझे कोई बोलने में तकलीफ हो, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा था। और सबको बिलेटेड मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सो विश यू अ फेस्टिव सीजन। टेक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी फॉल्ट नज़र आए तो यू हैव द राइट टू कमेंट, ओके। देखिए, आप जो व्यूअर्स है, आप लोग ही मेरे चैनल का प्रोमोटर है। मैं ज़रूर आपसे सलाह लेना चाहूँगा, आपसे एडवाइस लेना चाहूँगा कि मेरे वीडियो में कहाँ पे कमती है, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।